गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज हम डियर स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं PYQ पे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए आगे का सिलेबस कवर करना रहता है। एक्चुअल में हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, NDA के एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न आपका होता है, वो पैटर्न बच्चों उसी हिसाब से बनता है जैसे कि हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते आए हैं, यानी कि उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही निकलते हैं। बच्चों डेली मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि 10 क्वेश्चन हम डेली करेंगे और रोजाना इवनिंग में 8 बजे मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। जो बच्चों हम 10 क्वेश्चन PYQ के कर रहे हैं, वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में या लास्ट से सेकेंड लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और इन 10 क्वेश्चनों से आपके 50 क्वेश्चन निकलेंगे, यानी कि 50 प्लस क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के ऊपर कम से कम 2 से 3-4 मिनट बात करेंगे। और एक्चुअल में उसके पीछे रीजन ये है कि जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उनसे कितने टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिल पाए और आप हिस्ट्री में फुल मार्क्स लेके आ पाओ। बच्चों किसी भी एग्जाम का पैटर्न देखिए, हम इंडिया के ऑल ओवर एग्जाम, जिस प्रकार NDA हो गया, CDS हो गया, या डिफेंस के जितने भी क्राइटेरिया हो गए, UPSC हो गया, SSC हो गया, टोटल एग्जाम इंडिया के लेते हो तो आप उनमें से 10 to 15% हिस्ट्री का क्राइटेरिया देखते हो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं। और मोस्टली बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, वो सिलेबस तो कवर करते हैं लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न नहीं देखते कि क्वेश्चन NDA या UPSC किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इस बात की आज हम चर्चा करेंगे कि NDA आपसे किस टाइप के क्वेश्चन चाहता है, या UPSC आपसे किस टाइप के क्वेश्चन चाहता है, और वो किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ये NDA 2015 में फास्ट में आया, यानी कि अप्रैल के एग्जाम में आया। इस क्वेश्चन में बच्चों देखो ये पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट अमंग राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहाड़ी। बच्चों अब इन्होंने पूछा कि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़ी तीनों में कौन सी चीज कॉमन है। अब देखो सिंपल सा, अब आपको क्या करना है, आप उस पे जाइए जो चीज इन तीनों में कॉमन नहीं है। अब बच्चों अगर इन तीनों की बात करें कॉमन, तो दे वर एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस। ये कॉमन नहीं है क्योंकि तीनों इस केस में नहीं थे। अब सिंपल सी बात है, आपका डी गलत है, इसलिए डी को छोड़ दो। अब आपके पास क्या बच गया, A, B और C बच गया। अब आपको चलना है दूसरे गलत आंसर पे, जो कि आपको लग रहा है कि कौन सा गलत हो सकता है, उस पे चलते हैं। दे वर द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बच्चों हमने बात की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर कौन रहते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद वगैरह इसके फाउंडर रहते हैं, और चंद्रशेखर आजाद के साथ और भी लोग थे जिन्होंने इसको फाउंड किया। तो बच्चों उसको फाउंड करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़ी नहीं थे। तो सेकंड आंसर भी आपका क्या रहेगा, यानी कि C ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा। इसके बाद बच्चों अगला ऑप्शन इसमें दिया गया, दे वर द फाउंडर मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। बच्चों स्वराज पार्टी के ये मेंबर नहीं थे, क्योंकि स्वराज पार्टी की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था 2 फॉर्मूला था यहाँ पे, एक मॉडरेट होता था, एक एक्सट्रीमिस्ट होता था। तो ये लोग कौन से थे, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे बच्चों, ना कि मॉडरेट थे। और स्वराज पार्टी थी, उसमें ज्यादातर लोग कौन से थे, मॉडरेट थे, यानी कि कांग्रेस से जो उदारवादी लोग आए थे उन्होंने स्वराज पार्टी को फाउंड किया था। अब बच्चों हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, यानी कि दे थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द 8 अप्रैल 1929, यानी कि आपका राइट आंसर बच्चों क्या रहेगा, तो राइट आंसर आपका रहेगा A। इस प्रकार आप बच्चों देखते हो कि हमें जब भी क्वेश्चन निकालना हो तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले रॉन्ग आंसर निकाल लेना है। जैसे जैसे हम रॉन्ग निकालते जाएंगे तो एक आंसर सही मिलने के चांसेस हमारे पास ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, महात्मा गांधी हिंदू स्वराज इज इसेंशियल। बच्चों इन्होंने पूछा कि महात्मा गांधी, देखो हिंदू स्वराज में महात्मा गांधी जो न्यूज़पेपर निकालते हैं हिंदू स्वराज, उसमें महात्मा गांधी क्या बातें या कौन सी कॉमन चीजें वो बताते हैं हिंदू स्वराज को लेके। हिंदू स्वराज
को लेके जो कॉमन चीजें थी या जिसके हिंदू स्वराज में महात्मा गांधी ने अपने विचार व्यक्त किए, यानी कि अपने बारे में बताया या अपनी फिलोसफी के बारे में या अपनी सोशोलॉजी के बारे में या अपने सिस्टम के बारे में बताया कि सत्याग्रह किस प्रकार चलना चाहिए। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं एक क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी। देखो भाई पहला आंसर तो हमारा गलत होगा, पहला आंसर इसलिए गलत होगा हमारा क्योंकि महात्मा गांधी कभी वेस्टर्न यानी कि जो वेस्टर्न का सिस्टम था, वेस्टर्न मॉडर्निटी का सिस्टम था, उसके खिलाफ थे। महात्मा गांधी तो वेस्टर्न कल्चर के भी खिलाफ थे। महात्मा गांधी तो चरखे को सपोर्ट कर रहे थे, सूत को सपोर्ट कर रहे थे, कॉटन को सपोर्ट कर रहे थे, खादी को सपोर्ट कर रहे थे। और महात्मा गांधी तो पूरी तरह जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियां थी उनके अगेंस्ट थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला आंसर ही हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। अब बच्चों एक बार बी को छोड़ के हम सी पे चलते हैं। एन इनोवेशन टू इंडियन टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द ब्रिटिशर। अब बच्चों सी ऑप्शन भी हमारा गलत रहेगा क्योंकि फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द ब्रिटिशर। अब वो क्या सोचते थे महात्मा गांधी, उसकी बात की जाए तो इसके बाद इन्होंने ऑप्शन दिया ए ब्लूप्रिंट ऑफ ग्राम स्वराज, कि ये ग्राम स्वराज का ब्लूप्रिंट था, यानी कि गांव की सरकार, ग्राम स्वराज, गांव को किस प्रकार स्वावलंबन बनाया जाए उसका ब्लूप्रिंट था। बच्चों ये भी हमारा आंसर गलत रहेगा। अब हमें ऑप्शन बी पे चलना है, एन आउटलाइन ऑफ हिज फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह। तो इन्होंने इसमें क्या दी थी, हिंदू स्वराज में फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह की फिलोसफी के बारे में इन्होंने बताया था। तो हमारा आंसर कौन सा राइट रहेगा बच्चों, बी आंसर हमारा राइट रहेगा। इसके बाद बच्चों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोचमपल्ली इन नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना बिकम फेमस इन अप्रैल 1951 बिकॉज। इन्होंने पूछा भाई पोचमपल्ला में नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वो तेलंगाना में बिकम फेमस इन अप्रैल 1951, कि ये 1951 अप्रैल 1951 में बच्चों क्यों फेमस हुआ। तो इसकी बात अगर हम करेंगे क्यों फेमस हुआ, देखो अब इसमें हम बात करते हैं कि अप्रैल 1951 में ऐसा पोचमपल्ली या नलगोंडा में क्या हुआ था। द भूदान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड देयर बाय विनोबा भावे। क्या यहाँ पे विनोबा भावे ने मूवमेंट स्टार्ट किया था बच्चों, तो ये आंसर आपका गलत रहेगा, ए ऑप्शन आपका गलत रहेगा, क्योंकि विनोबा भावे पहले मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे। जब हमारे यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, तो उसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो विनोबा भावे यहाँ पे गलत आंसर रहेगा, क्योंकि ये बच्चों आजादी के बाद का मूवमेंट है। इसके बाद बच्चों दूसरा, द लैंडलेस पीजेंट रोज अप इन आर्म्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। इन्होंने कहा बच्चों, दूसरा ऑप्शन इन्होंने कहा कि जो लैंडलेस यानी कि जो मजदूर लोग थे या जो खेत में काम करते थे, वो लोग जिनके पास जमीनें तो थी लेकिन उनका जमीनों के ऊपर अधिकार नहीं था, उन्होंने क्या किया बच्चों, आर्म्स यानी कि बंदूकें उठा ली, किसके खिलाफ, जो लैंडलॉर्ड थे। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत रहेगा, क्योंकि ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। बच्चों तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया गया, इट विटनेस्ड वॉयलेंट एंटी हिंदी एजिटेशन। बच्चों ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। ये क्या था, वॉयलेंट था, एंटी हिंदी एजिटेशन का। इसके बाद बच्चों चौथा ऑप्शन इसमें रहेगा, सिल्क वीवर्स कोऑपरेटिव वाज फॉर्मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया। नहीं बच्चों, ये आंसर भी आपका गलत रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा बच्चों। चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द सर्वोदय मूवमेंट। अब बच्चों सर्वोदय मूवमेंट से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो सर्वोदय मूवमेंट से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि भाई सर्वोदय मूवमेंट से रिलेटेड कौन वाज, इन्होंने हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द सर्वोदय मूवमेंट। अब देखो इसमें कौन कौन सर्वोदय मूवमेंट से रिलेटेड था और कौन नहीं था, उसकी बात करेंगे। तो बच्चों पहला ऑप्शन दिया हमें इन्होंने जयप्रकाश नारायण। ये बच्चों गलत आंसर है, जयप्रकाश नारायण इस मूवमेंट से रिलेटेड नहीं थे। इसके बाद
आचार्य विनोबा भावे। मैंने बताया लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा उसमें विनोबा भावे क्या थे, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे को बोला गया, तो विनोबा भावे भी इसमें नहीं थे। इसके बाद बच्चों अगला आंसर हमारे पास जो अगला रहता है धीरेन्द्र मजूमदार, और उसके बाद डी ऑप्शन रहता है GV एप्राव। अब देखो कौन था, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा सी, धीरेन्द्र मजूमदार थे, GV एप्राव भी नहीं थे। यानी कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, इसमें सी रहेगा। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब देखो बच्चों ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भारत में आई उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो इन्होंने क्या कहा, द पुर्तगीज ब्रॉट यूरोपियन मूवेबल मेटल टाइप्स टू गोवा इन 1550। यानी कि पहली लाइन इन्होंने बोले पुर्तगीज ने क्या किया, यूरोप के कुछ मेटल्स टाइप के चीजों को गोवा में स्टेबल किया। उसके बाद देखो दूसरा ऑप्शन इन्होंने क्या दिया, द फर्स्ट इंडियन स्क्रिप्ट ऑफ विच टाइप्स वर प्रिपेयर्ड वाज तमिल, कि भाई पहली बार इंडियन स्क्रिप्ट को टाइप किया गया, प्रिपेयर किया गया तमिल से। द इंग्लिश कंपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद प्रिंटिंग प्रेस वाज एज कलकत्ता, कि इस समय इन्होंने क्या किया, इंग्लिश कंपनी ने देखो पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, कहां पे किया बच्चों, तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहा कि इन्होंने किया कलकत्ता में। अब बच्चों कलकत्ता में एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद द इंग्लिश कंपनी इंपोर्टेड प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया इन 1674-75 एट द रिक्वेस्ट ऑफ भीमजी पारक। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था जब हम ब्रिटिश कंपनी को पढ़ रहे थे तो ब्रिटिश कंपनी ने पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कहां पे लगाई, तो भारत में 1674-75 में ब्रिटिश कंपनी ने प्रिंटिंग प्रेस लगाई। यानी कि इसमें आपका 4 राइट रहेगा। अब बच्चों 4 अकेला इसमें राइट है नहीं, तो 4 अकेला राइट नहीं है, तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा। अब बच्चों वापिस बैक चलते हैं, द इंग्लिश कंपनीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद प्रिंटिंग प्रेस वाज एट कलकत्ता। तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि कलकत्ता में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था इंग्लिश कंपनी का, यानी कि ब्रिटिश कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया था बॉम्बे में, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस बॉम्बे में लगाई, और उससे पहले प्रिंटिंग प्रेस को पुर्तगालियों ने गोवा में लगाया। तो बच्चों थर्ड आपका गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे पे, द फर्स्ट इंडियन स्क्रिप्ट ऑफ विच टाइप्स वर प्रिपेयर्ड वाज तमिल। बच्चों ये आंसर भी आपका राइट रहेगा क्योंकि तमिल में स्क्रिप्ट हुई थी। पहला, द पुर्तगीज ब्रॉट यूरोपियन मूवेबल मेटल टाइप्स टू गोवा इन 1550। बच्चों जब गोवा को उन्होंने 1550 में यानी कि कैपिटल बनाते हैं तो वो यहाँ पे कुछ मॉडर्न चीजों को स्टेबल करते हैं, इसलिए हमारा 1, 2 और 4 राइट रहेगा। अब हमें देखना है 1, 2 और 4 कहां पे है। तो बच्चों इसका ए आंसर जो दिया गया उसमें दिया गया ए एंड बी, यानी कि 1 और 2, तो ये हमारा गलत रहेगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कितने राइट है, 1, 2, 3 ऑप्शन राइट है। उसके बाद सी पे चलते हैं 3 और 4, तो ये भी गलत है। उसके बाद बी पे चलते हैं 2 और 3, तो ये भी बच्चों गलत रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा डी, यानी कि 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सब्सिडियरी अलायंस डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेल्लेसली इन द ईयर 1798 इज नॉट करेक्ट। इन्होंने कहा कि कौन सी मतलब ऐसा ऑप्शन है जो राइट नहीं है, यानी कि करेक्ट, नॉट करेक्ट। अब बच्चों इसके बारे में बात करें तो ये एनडीए सेकंड का क्वेश्चन है 2015 का। और बच्चों सब्सिडियरी अलायंस के बारे में हमने बात की थी, इसको बोला जाता है सहायक संधि, और एक्चुअल में इस सब्सिडियरी अलायंस को सबसे पहले लागू किया था फ्रांसीसियो ने। और फ्रांसीसियो में एक ड्यूप्ले नाम का अधिकारी था जिसने इस संधि के तहत हमारे भारतीय राजाओं को वो क्या देता, सुरक्षा देता और उसके बदले में कुछ धन लेता। तो अब हम बात करते हैं बच्चों इसके आंसर के बारे में, यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या रहना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द टेरिटरीज
entering into a subsidiary alliance with the British were responsible for their own internal and external protection। बच्चों देखो, इसने बोला कि भाई जैसे ही कोई टेरिटरी सब्सिडियरी अलायंस करेगी तो वो उसके जितने भी मामले होंगे सब्सिडियरी अलायंस के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, जो साम्राज्य के अंदर के मामले और साम्राज्य के बाहर के मामले हैं, उनको कौन प्रोटेक्शन देगा? ब्रिटिश कंपनी प्रोटेक्शन देगी। अब हम दूसरे पे चलते हैं, बी पे। इन द टेरिटरी ऑफ द एलाई ए ब्रिटिश आर्मेड कॉन्टिजेंट वुड बी स्टेशनड, यानी कि ब्रिटिश आर्मी उस टेरिटरी में क्या रहेगी? रेगुलर रहेगी। ब्रिटिश आर्मी आर्मिड फोर्सेस वहां पे रेगुलर रहेगी। इसके साथ तीसरे ऑप्शन की बात करें, द एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्स फॉर द मेंटेनिंग द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट इन द टेरिटरी। भाई इसके बदले में इन्होंने क्या बोला कि जो मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, यानी कि जो आर्मी वहां पे रहेगी और उसका जितना खर्च आएगा वो कौन देगी? वो टेरिटरी देगी। टेरिटरी प्रोवाइड करवाएगी किसको? ब्रिटिश कंपनी को। इसके बाद बच्चों इन्होंने फोर्थ दिया, द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश वाज नीडेड फॉर द एलाई टू इंटर इनटू एग्रीमेंट विद द अदर रूलर्स। बच्चों इसका ये क्या रहेगा? ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, डी। एक्चुअल में क्या कि इसमें ये बोला गया कि भाई जो भी एलाई होगा उसको जैसे ही वो एग्रीमेंट पे साइन करेगा तो वो किसी अलग रूलर से ट्रीटी करेगा। तो ट्रीटी करने के अकॉर्डिंग उसे किससे बात करनी पड़ेगी? पहले ब्रिटिश कंपनी से बात करनी पड़ेगी, और ब्रिटिश कंपनी कहेगी तभी वो ट्रीटी कर सकता है, नहीं वो ट्रीटी नहीं कर सकता। दूसरा बच्चों, जैसे ही इस ट्रीटी में इंटर कर लिया तो वो किसी दूसरे साथी संबंधी या फिर किसी दूसरी टेरिटरी के साथ कोई ट्रीटी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ट्रीटी किसके साथ हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गई। तो इसका हमारे पास राइट आंसर बच्चों क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा डी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खिलाफत मूवमेंट इज नॉट करेक्ट, कि कौन सी सही नहीं है। अब देखो खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था बच्चों? हमने बात की थी कि जब फास्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, और फास्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद बच्चों यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ, खिलाफत मूवमेंट। एक्चुअल में खिलाफत मूवमेंट की बात की जाए तो इसकी आधारशिला बच्चों यहाँ इंडिया से नहीं होती। आधारशिला इसकी जो रखी गई खिलाफत मूवमेंट की, वो आधारशिला टर्की से थी। बच्चों फास्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की के साथ जर्मनी और जर्मनी के साथ इटली, ये तीनों एक साइड थे और एक साइड से लड़ रहे थे, और दूसरी साइड बच्चों ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग लड़ रहे थे। अब बच्चों जैसे ही टर्की ने फाइट में इंटरफेयर किया तो ब्रिटेन ने टर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और भारतीय मुसलमानों में ये बातें फैल गई कि भाई जब टर्की युद्ध में हार गया तो टर्की के साथ सम्मानजनक संधि, यानी कि टर्की के जो खलीफा होते थे उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार अंग्रेजों ने नहीं किया। और एक्चुअल में जब मुस्लिम लीग ने सहयोग किया, ब्रिटिशर का सहयोग किया, तो उन्होंने इस बात पे सहयोग किया था कि जब टर्की युद्ध में हार जाएगा तो अंग्रेज खिलाफा, जो मुस्लिम लीग का मतलब जो मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर होता था टर्की में, जिसको खलीफा बोला जाता था, उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। बट बच्चों जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। ये अफवाह भारत में फैल गई और भारत में स्टार्ट हुआ खलीफत मूवमेंट। और इसी के अकॉर्डिंग बच्चों लखनऊ पैक्ट भी हुआ, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता भी हुआ। तो चलो हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बच्चों इसका पहला ऑप्शन दिया गया, द खिलाफत मूवमेंट डिमांडेड दैट द खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम होली पैलेस, कि भाई जो मुसलमानों का होली पैलेस होता है, होली पैलेस देखो, होली पैलेस का मतलब जो आपके भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, जिस प्रकार मुसलमानों में, तो सबसे बड़ा लीडर इनमें कौन होता था? होली पैलेस का लीडर होता था खलीफा। ठीक है, तो खलीफा को लेके इन्होंने डिमांड की कि खलीफा को कंट्रोल दिया जाए, वापिस से हमारे जो सबसे बड़ा लीडर होने का था वो कंट्रोल दिया जाए। दूसरा बच्चों, द रेडिकल ट्रेंड इन द खलीफत मूवमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय यंगर लीडर लाइक मोहम्मद अली, शौकत अली एंड मौलाना आजाद। बच्चों ये तीनों ही लीडर थे, बिल्कुल ये आंसर भी राइट है। चलो
ये भी राइट है, फर्स्ट भी राइट है। अब सेकंड की बात, थर्ड की बात करते हैं, सी की। इंडियन मुस्लिम लीडर यूज्ड खिलाफत एज ए सिंबल दैट कुड यूनाइट द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी। बच्चों देखो इन्होंने क्या बोला कि वो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम लीडरशिप होती थी, उसको खिलाफत का एक सिंबल, यानी कि खिलाफत को एक सिंबल के रूप में यूज करते थे। तो बच्चों इस सी ऑप्शन में हमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। इसके बाद हम चलो फोर्थ देखते हैं। द दिल्ली कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल खिलाफत कमेटी इन 1920 डिसाइडेड टू लॉन्च ए मैसिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये भी बच्चों सही है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। एक्चुअल में सी क्यों रहेगा बच्चों? क्योंकि इंडियन मुस्लिम लीडरशिप यूज्ड खिलाफत एज ए सिंबल दैट कुड यूनाइट द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी। वो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खिलाफत का सिंबल, इन्होंने बोला खिलाफत को सिंबल के रूप में यूज कर रही थी, तो वो गलत आंसर हो जाता है हमारा। इसलिए इस आंसर, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? सी रहेगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। The Britisher officer who was a representative of the Governor General and who lived in a state which was not under direct British ruler was called। भाई ब्रिटिश ऑफिसर को इन्होंने बोला कि भाई क्या कॉल किया जाता था? तो कलेक्टर, रेजिडेंट, एजेंट या वॉइसरॉय। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये 2015 का सेकंड जो एग्जाम हुआ इंडिया का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि ब्रिटिश ऑफिसर को क्या कॉल किया जाता था? सबसे बड़ा जो गवर्नर जनरल होता था उसको बोला जाता था वॉइसरॉय। इज दैट क्लियर? तो आपका आंसर राइट रहेगा बी। चलो आज के लिए इतना ही, और कल हम फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे, और रोजाना 9 से 10 क्वेश्चन हम रेगुलर करते रहेंगे। और उसके बाद मे आई गेस आपका हिस्ट्री में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। जय हिंद, जय भारत।